नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कल की क्लास में हमने मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस का एफएसओ एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को डिस्कशन चालू किया था। कल जो हमने डिस्कशन किया था वो झारखंड पीसीएस का जो 2016 का एग्ज़ाम था, उसका पेपर 1 जो है उस पे हमने डिस्कशन चालू किया था, जिसके 25 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में भी हम लोग 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। इन 25 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50th तक हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास चालू करने के पहले आप में से जो लोग पहली बार जुटे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इन डिस्कशन क्लासेस के अलावा, ये पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास के अलावा, हमारा पूरा एमपीपीसीएस का पूरा एक एफएसओ का कोर्स चला रहे हैं, है ना। हमारा एमपीपीसीएस का एफएसओ कोर्स चला रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर कोर्स है। ये कहाँ पे चल रहा है? तो जॉब्स वाला के एप्लीकेशन में चल रहा है। वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग, संभव है कि कल तक में या परसों तक में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। ये टेस्ट सीरीज में 70 क्वेश्चन पेपर होंगे, मतलब 7000 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 7000 क्वेश्चन होंगे विथ डिटेल डिस्कशन, जस्ट लाइक दिस, है ना। इसी प्रकार से उसमें भी क्या होंगे? डिस्कशंस रहेंगे। ये 70 क्वेश्चन पेपर में यूनिट वाइज भी होंगे, है ना। इसको और डिटेल में लेके चलें, टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है, फिर यूनिट वाइज होंगे, और देन क्या होंगे? कंप्लीट एफएलटी लेवल के होंगे। टॉपिक वाइज हर यूनिट से 5 टेस्ट होंगे, और यूनिट वाइज हर यूनिट के लिए एक टेस्ट रहेगा, और एफएलटी कितने रहेंगे हमारे? 10 टेस्ट रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितने टेस्ट हो जाते हैं? 70 टेस्ट हो जाते हैं। या यूं कहें कि एक यूनिट के लिए कितने टेस्ट हो जाएंगे? 6 टेस्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार से टोटल जो टेस्ट हो गए 60 हो गए, और 10 एफएलटी हो गए हमारे। कितने हो गए टोटल? 70 टेस्ट हो गए। इस टेस्ट सीरीज को हम, संभव है कि कल या परसों लॉन्च कर देंगे। चलिए, अभी आज की हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु कैन सेंड द फूड सैंपल्स फॉर एनालिसिस इन अ लेबोरेटरी, है ना। लेबोरेटरी में फूड सैंपल कौन सेंड कर सकता है? इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि हु कैन कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम दी एफबीओ, है ना, फूड बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वहां से कौन फूड सैंपल कलेक्ट कर सकता है? तो वहां से फूड सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमारा जो एफएसएस एक्ट है उसके हिसाब से बात करें तो एक कंज्यूमर है जो अपना सैंपल खुद लेबोरेटरी में भेज सकता है टेस्ट करवाने के लिए। दूसरा फूड बिजनेस ऑपरेटर है ना। कंज्यूमर जो, मैं यदि मेरी यदि दुकान है तो मैं फूड बिजनेस ऑपरेटर हो गया, तो मैं अपना सैंपल खुद भेज सकता हूँ चेक करवाने के लिए। दूसरा, मैं एक ग्राहक हूँ और मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? लेबोरेटरी को, डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी क्या भेज सकता हूँ मैं? रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी को अपना सैंपल भेज सकता हूँ। और तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो नॉर्मली देखने को मिलता है, वो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर प्राइमरली कौन होता है? और भी कई लोग हो सकते हैं, पर प्राइमरली हमेशा कौन होता है? ये सामान्यतः फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है। कौन होता है? फूड इंस्पेक्टर होता है, जो सैंपल को कलेक्ट करता है और सैंपल को भेजता है। ये तीनों लोग क्या कर सकते हैं? हमारा राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, है ना। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों लोग क्या कर सकते हैं? सैंपल को भेज सकते हैं फॉर दी टेस्टिंग। ठीक है, कंज्यूमर भेज सकता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर जो कि दुकान वाला है वो भेज सकता है, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो मनोनीत अधिकारी है, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, है ना, वो भेज सकता है। चलो, अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शन 46 ऑफ द एफएसएसए एक्ट। ये पूरे जो सेक्शंस वगैरह हैं हम ये पूरी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। यूनिट 10 के अंतर्गत आपका जो फूड सेफ्टी एक्ट दिया हुआ है उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। कोर्स में, वीडियो कोर्स में पढ़ रहे हैं, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। एज पर दी सेक्शन 46 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, द फूड एनालिस्ट सेंड द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द फूड सैंपल्स विद इन। अब जो फूड इंस्पेक्टर है वह सैंपल सबमिट करेगा, है ना। फूड इंस्पेक्टर क्या करेगा? सैंपल सबमिट करेगा किसके पास? फूड एनालिस्ट के पास, टू चेक द सैंपल, टू टेस्ट द सैंपल एंड मेक अ रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट बनेगी, इस रिपोर्ट को जो फूड एनालिस्ट है कितने दिन के अंदर क्या करेगा? बनाएगा, प्रिपेयर करेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 14 डेज, 40 डेज, 4 डेज, या 14 वर्किंग डेज। ठीक है, देखो इस प्रकार का जो शब्द लिखा गया है 14 वर्किंग डेज, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, इन शब्दों से आपको हमेशा बच करके रहना है। ठीक है, क्यों?
ठीक है। जितनी भी इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्यतः, है ना, इस शब्द का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक ऑप्शन आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, 4 डेज बहुत कम समय होता है। 4 डेज में एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बनाना क्या है, कठिन काम है, और वो भी तब जब सरकारी काम है, तो उनको ही पता होता है कि 4 दिन में काम नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं 14 डेज एंड 40 डेज। राइट आंसर इज क्या है, 14 डेज क्या है, 14 दिन। 2 फोर्टनाइट का सॉरी 2 फोर्टनाइट वीक का जो हमको क्या है समय, फोर्टनाइट का क्या है समय इसमें लगेगा। 2 फोर्टनाइट का समय लगना मतलब क्या होता है कि 2 सप्ताह का इसमें समय जाएगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात हमने जैसा कहा जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन था। क्वेश्चन में क्या मेंशन था, सेक्शन 46 में मेंशन है। सेक्शन 46 में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फूड एनालिस्ट सेल विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, है ना, 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एनी सैंपल ऑफ एनालिसिस सेंड, है ना, क्या सेंड करेगा, रिपोर्ट सेंड करेगा। ठीक है, तो रिसिप्ट प्राप्त होने के, रिसीव होने के, सैंपल रिसीव होने के 14 दिन के अंदर क्या करेगा वो, रिपोर्ट बनाएगा और इसको क्या करेगा, कंसर्न अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, एक चीज और भी इसमें ध्यान में रखनी है कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल सबमिट करेगा, अथवा कंज्यूमर सैंपल सबमिट करेगा, अथवा एफबीओ सैंपल सबमिट करेगा, तो ये सैंपल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई छेड़खानी हो सकती है, कोई कुछ उसमें कमी हो सकती है, ब्रोकन हो सकता है। तो इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में भी एक काम किया जा सकता है कि वह जो फूड एनालिस्ट है, वह जो फूड एनालिस्ट है ना, वह जो फूड एनालिस्ट है, हम्म, तो वह यदि सैंपल खराब आया है तो उसको भी 7 दिन के अंदर क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है कि भाई आपका सैंपल खराब आया है। ठीक है, तो ये 7 दिन का जो क्राइटेरिया है वो भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कितने दिन में उसको रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 28th क्वेश्चन है। यहाँ पर यदि आप जाएंगे 28th क्वेश्चन, टर्मरिक पाउडर इज कॉमनली एडल्टरेटेड बाई, जो हल्दी पाउडर रहता है उसको सामान्यतः किस चीज से एडल्ट्रेट किया जाता है, मिलावट किया जाता है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं लेड क्रोमेट, डेट हस्क, स्टार्च, या काशनी, या शिकौरी, है ना। तो एग्जैक्टली इसको किससे प्राइमरली वो किया जाता है, एडल्ट्रेट किया जाता है। तो आपको एडल्ट्रेशन के लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यही चीज लगेगी, लेकिन बाजार में सामान्यतः जो प्रयोग किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है, अभी स्टार्च का प्रयोग किया जा रहा है। बट स्टार्च के अलावा भी कई और चीजों से आप उसको क्या कर सकते हैं, एडल्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि लेड क्रोमेट हो गया, है ना, मेटानिल येलो हो गया, चौक पाउडर हो गया, शॉडस्ट हो गया। चौक पाउडर जो पीला वाला चौक रहेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सफेद वाली की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉडस्ट हो गया, स्टार्च हो गया, सूडान डाई आता है। सूडान डाई एक पिगमेंट होता है, कलर होता है, जो कि लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, उसका भी आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हल्दी को एडल्ट्रेट करने के लिए, मिलावट करने के लिए कई प्रकार की चीजों का उपयोग किया जा सकता है, बट प्राइमरली जिसका यूज किया जाता है वो क्या है, स्टार्च है। ठीक है, अगला है एफपीओ स्टैंड्स फॉर, है ना। एफपीओ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, तो ये फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है। क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, है ना। यहाँ पर मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आपका क्या है, फिट बैठेगा, फ्रूट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर। अब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है इसको समझ लो, है ना। क्या हुआ कि जब 2006 में कानून आया, कौन सा, हमारा एफएसएस ए आया, है ना, एफएसएस एक्ट आया, तो उसके पहले फूड सेक्टर में रेगुलेशन के अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स बने हुए थे, आदेश बने हुए थे, है ना। अब ये आदेश अलग अलग चीजों से क्या कर रहे होते थे, डील कर रहे होते थे, है ना। यदि हम बात करें फ्रूट के रिलेशन में, तो फ्रूट के रिलेशन में जो ऑर्डर बना हुआ था वह 1955 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1955 में लाया गया था। ठीक है, ये जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर था, इट एम्स टू इंश्योर हाइजीनिक मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। ये क्या कर रहा था, हाइजीनिक मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, है ना, कि जहां पर भी उत्पादन कार्य हो रहा है वहां पे एक हाइजीन मेंटेन रहे और एक प्रक्रिया का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, है ना। प्रक्रिया को क्या किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। किस चीज की, जहां जैम्स बनते हैं, जहां पर जूस बनता है, अचार बनता है, ऐसी कोई भी चीज जहां पर फलों से क्या किया जा रहा है, किसी चीज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स मस्ट ऑब्टेन एफपीओ लाइसेंस, है ना। और
जो भी व्यक्ति जैम फैक्ट्री डालना चाहेगा, जूस फैक्ट्री डालना चाहेगा, अचार की फैक्ट्री डालना चाहेगा, उसको एफपीओ लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए बनाया गया था। लेकिन जब सरकार ने 2006 में कानून लेकर के आई, तो ये एक वन इंडिया वन फूड लॉ के तहत लाया गया था ना। किसके लिए तहत लाया गया था ये कानून? वन इंडिया वन फूड लॉ, है ना। एक देश एक खाद्य कानून, एक अन्न कानून। तो जब इसको लाया गया तो बाकी जितने भी अलग अलग फूड कानून थे उनको सबको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन जेपीएससी में इसी पेपर में पूछा गया, आगे मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। खैर, तो क्या हटाया गया? फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हटा दिया गया, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हटा दिया गया, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर हटाया गया, है ना। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992, सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, इन सबको क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड कलेक्ट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सैंपल्स फॉर एनालिसिस, है ना। हमने कहा कि भाई 3 लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर, एक कंज्यूमर, एक एफबीओ। हम कहते हैं कि यदि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर है टू कलेक्ट दी सैंपल फ्रॉम दी एफबीओ, तो वो कितने सैंपल कलेक्ट करेगा, कितनी उसके मतलब समझो कि मिठाई का सैंपल उठाया तो क्या कितना सैंपल बनाएगा, तो उसकी कितनी कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो जो भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसकी हमेशा 4 कॉपी बनाई जाएंगी। कितनी कॉपी बनाई जाएंगी? 4 कॉपी बनाई जाएंगी। आप बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है सेक्शन 47 में। सेक्शन 46 में भी हमने पीछे पढ़ा कि कितने दिन में रिपोर्ट सबमिट करेगा, 14 दिन में। अब सेक्शन 47 में लिखा हुआ है सैम्पलिंग और एनालिसिस, तो कौन सैंपल कलेक्ट करेगा ये कहाँ लिखा है? 47 में। और सैंपल कैसे कलेक्ट करेगा वो भी कहाँ लिखा है? 47 में। और कितने पार्ट में उसको डिवाइड करेगा वो भी कहाँ लिखा है? 47 में। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? 47 में। 47 के सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि सैंपल डिवाइड द सैंपल इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सैंपल को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाई दी सेफ्टी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। अभी जस्ट बताया ना मैंने कि इसका क्वेश्चन आपको आ चुका है, पूछा जा चुका है, तो यही तो बताया। देखो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से रिपील हुए, तो ये पूछ रहा है कि टोटल संख्या कितनी थी, कितने उसमें से रिपील किए गए थे ना। जब 2006 का कानून लाया गया तो उसमें उसकी मदद से कितने उसको रिपील किया गया, पुराने कानूनों को या ऑर्डर्स को। ठीक है, तो टोटल 8, कितने? टोटल 8 कानूनों को यहाँ से रिपील किया गया था। 8 स्पेसिफिक फूड रिलेटेड, है ना, 8 स्पेसिफिक फूड रिलेटेड एक्ट्स एंड ऑर्डर्स वर रिपील्ड as detailed in second schedule of the FSS एक्ट, है ना, 2006। एफएसएस एक्ट जो है उसके पीछे 2 शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में दिया गया है जोन का डिवीजन, और शेड्यूल 2 में दिया गया है कि इसकी मदद से इसकी वजह से कौन कौन से पुराने कानून हट गए। ठीक है, हमने इसको क्लास में कवर किया हुआ है, वहां देखेंगे, है ना। दीज इंक्लूड दी प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, है ना, इसमें कई सारे कानून शामिल रहे। यहाँ पे मैं उनके नाम एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, पीछे मैंने 6 बताए थे, यहाँ पे पूरे देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट ऑर्डर एक्ट 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947। ठीक है, इसके अलावा एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour control order 1967, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, और लास्ट में आता है एनी अदर ऑर्डर अंडर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इस कानून के तहत यदि कोई और ऑर्डर निकाला गया है तो वो सब भी क्या हो जाएगा? रिपील माना जाएगा। इस प्रकार से टोटल 8 कानूनों को रिपील करके एक वन नेशन वन फूड लॉ या फिर अम्ब्रेला लॉ लाया गया, जिसके तहत आज की तारीख में पूरे खाद्य सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉफी इज एडल्ट्रेटेड विथ, कॉफी सामान्यतः किस चीज से एडल्ट्रेट की जाती है? ठीक है, तो कॉफी को सामान्यतः सॉ डस्ट से, लकड़ी के बुरादे से क्या किया जाता है? एडल्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, किससे? लकड़ी के बुरादे से एडल्ट्रेट किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 33rd क्वेश्चन। ठीक है, 33rd क्वेश्चन कहाँ दोस्त? ये रहा, एग मार्क पे क्वेश्चन है 33rd। ठीक है, द एग मार्क स्टैंडर्ड इज सेट बाय, है ना, एग मार्क स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? सेंट्रल कमेटी फॉर फूड सर्विलांस, दूसरा सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, और चौथा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलो राइट आंसर देंगे
है ना। राइट आंसर दे सकते हैं आप लोग, चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। कौन है? डीएमआई होना है। डीएमआई, डीएमआई किसके तहत काम करता है? डीएमआई काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत, उसके भी अंदर एक वो है, समझो मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, कौन है? एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, इसके नीचे कौन काम करता है? डीएमआई काम करता है, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये जो मिनिस्ट्री है वर्तमान में किसके द्वारा लीड की जा रही है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसको क्या है, वर्तमान में लीड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो डीएमआई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, तो ये डीएमआई एग्जैक्टली बना कैसे था? तो इस डीएमआई को बनाया गया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के अंतर्गत, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के अंतर्गत डीएमआई बना। डीएमआई इज फंक्शनिंग अंडर एसीडब्ल्यूएफ, है ना, विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो ये एक मार्क आपको ध्यान में रखना है। अब एक मार्क एग्जैक्टली जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 1937 के तहत बनाई गई संस्था डीएमआई के तहत काम करता है ना, उसके बारे में भी आपको दो तीन बातें याद होनी चाहिए। ये एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक्रोनिम है। इसका क्वेश्चन ऑलरेडी इसी पेपर में पूछा जा चुका है कि एग मार्क स्टैंड्स फॉर, है ना, एग मार्क स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग, एजी से क्या बना? एग्रीकल्चर, और मार्क से क्या बन गया? मार्केटिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का शॉर्ट फॉर्म एग मार्क है। दूसरा, एग मार्क किस लिए यूज होता है? इट इज सिंबल, एग मार्क सिंबल इज यूजुअली फाउंड ऑन पैकेट्स ऑफ राइस, फ्लोर, पल्सेस, बिस्किट्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, है ना। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनमें यह सर्टिफिकेशन क्या है, पाया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द माइक्रोस्कोप यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सिफिलिस इज, है ना। सिफिलिस जो कि एक एसटीडी है, उसके लिए उसकी एग्जामिनेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्जैक्टली किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है? तो सिफिलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों इसका यूज किया जाता है, यदि हम इसकी इसी पॉइंट पे बात करें, तो द प्राइमरी माइक्रोस्कोप यूज टू इन्वेस्टिगेट सेफली इज द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट अलाउज फॉर द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ अ ट्रेपोनोमा पैलिडियम। ट्रेपोनोमा पैलिडियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। ट्रेपोनोमा पैलिडियम क्या है? एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द सिफिलिस, ठीक है। ट्रेपोनोमा पैलिडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द सिफिलिस। क्योंकि आपको उसको क्या करना है? डिटेक्ट करना है, आपको उसको क्या करना है? पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? ऐसी चीज से जो उसको क्या कर दे, हमको इन्वेस्टिगेट करने में मदद कर दे। अब वो चीज क्या होती है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी enhances the contrast between the spirochetes and on the ground, making them easily इन आइडेंटिफाइबल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी एंड मोटिलिटी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पे, मोटिलिटी के आधार पे, आदि आधारों पे उसको क्या किया जाता है, ठीक है, पहचान किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, टू रिमूव फील्ड हीट फ्रॉम वेजिटेबल्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स शुड बी, है ना। तो कटाई के तुरंत बाद सब्जियों से उस क्षेत्र की जो फील्ड हीट होती है, गर्मी होती है, उसको दूर करने के लिए सब्जियों के साथ क्या किया जाना चाहिए, अथवा सब्जियों को क्या किया जा सकता है? तो पहला प्री कूल्ड, दूसरा रेफ्रिजरेटेड, तीसरा स्टोर्ड एट एम्बिएंट टेम्परेचर, है ना, और चौथा है केप्ट ओपन, खुले में ही रख देना चाहिए। तो यदि जो कटाई के बाद वहाँ का आसपास का जो टेम्परेचर है उससे आप बचाना चाहते हैं, तो आप उस एरिया को जहाँ पे कटाई हो रही है वहाँ पे प्री कूलिंग मेथड का आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूव दी हीट फ्रॉम द वेजिटेबल्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, दिस शुड बी प्री कूल्ड यूजिंग मेथड्स लाइक फोर्स्ड एयर कूलिंग, है ना। अब जो प्री कूलिंग करेंगे आप, है ना, कटाई के पहले यदि आप प्री कूलिंग करना चाहते हैं टू मेंटेन देयर टेम्परेचर, तो आप क्या कर सकते हैं? एक एयर कूलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, दूसरा हाइड्रो कूलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, तीसरा वैक्यूम कूलिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं बिफोर द हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें और मेथड क्या चल रहे होते हैं? तो एक हमने कहा फोर्स्ड एयर कूलिंग,
दूसरा हाइड्रोकूलिंग हो गया, इट इन्वॉल्व्स द स्प्रेइंग कोल्ड वाटर, है ना। इसके अलावा वैक्यूम कूलिंग हो गया, इट इन्वॉल्व्स द ड्रॉइंग ऑफ द मॉइस्चर, वहाँ से मॉइस्चर खत्म कर दो, है ना। इसके अलावा हाइड्रोकूलिंग क्या हो गया, वहाँ पे क्या कर दो, कोल्ड वाटर की स्प्रेइंग कर दो। फोर्स्ड एयर कूलिंग क्या हो गया, तो हम हमको क्या करना है, वहाँ पे कोल्ड एयर को क्या करवा देना है, सर्कुलेट करवा देना है, ठीक है। तो इन मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं बिफोर दी हार्वेस्टिंग ऑफ दी वेजिटेबल्स, ठीक है, टू मेंटेन दी टेम्परेचर। 36 क्वेश्चन है, फूड इरेडिएशन यूज टू, है ना। 36 क्वेश्चन का हमारा ये रहा। फूड इरेडिएशन इज यूज टू, खाद्य विकिरण किस लिए उपयोग किया जाता है, टू किल इंसेक्ट्स। दूसरा किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तीसरा कि बोथ, और चौथा आ जाता है हमारा इसी में नन ऑफ दीज, ठीक है। तो फूड इरेडिएशन यूज किस लिए किया जाएगा, पहला है किल इंसेक्ट्स, नहीं, फूड में जो इंसेक्ट्स होते हैं सामान्यतः उनके लिए हम इरेडिएशन मेथड का उपयोग नहीं करते हैं, ना कभी किया गया है, ठीक है। इरेडिएशन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है, क्या के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, टू एलिमिनेट द पैथोजेंस, है ना, क्या के लिए, पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहां से खत्म करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। फूड इरेडिएशन हम पढ़ेंगे जब हम उसमें फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फूड इरेडिएशन इज प्राइमरली यूज्ड टू रिड्यूस और एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स इन फूड। ये इंसेक्ट सामान्यतः जुड़ जाता है स्वयं से, बट एग्जैक्टली उसका मीनिंग वो नहीं होता है, ठीक है। देखो वापस से मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ अभी, किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बता रहा हूँ आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया। आयोग ने क्या आंसर दिया है, जेपीएससी ने बी आंसर दिया है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बी है। लेकिन अगेन वापस से समझो थोड़ा सा बेसिक तौर पे, कि यदि कोई इंसेक्ट, बहुत छोटा इंसेक्ट आपके फूड में लगा हुआ है, और यदि आप इरेडिएशन कर रहे हैं, और इरेडिएशन की प्रक्रिया में सामान्यतः इस प्रकार के पैथोजेंस और फॉरेन जो वो रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, और इंसेक्ट भी एक प्रकार का फॉरेन एलिमेंट है, तो वो भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइडियली तो आंसर क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, लेकिन आयोग ने सिर्फ क्या माना है, बी माना है, इसलिए मैं आपको बार बार बी कह रहा हूं, ठीक है। हम यहाँ पे वही आंसर की चर्चा कर रहे हैं जो आयोग की तरफ से दिए गए हैं। जहां पर भी आंसर मुझे लगता है कि ये गलत है ना, आयोग कई बार नहीं मानता है, वो भी अपने यहाँ की तरह ही है, तो वहां पे मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फूड रेडिएशन क्या करेगा, सामान्यतः टू इट विल रिड्यूस और एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट इट ऑल्सो कैन रिड्यूस और एलिमिनेट इंसेक्ट्स, है ना, इन अ फूड, देयर बाय एक्सटेंडिंग। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली फूड की सेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, और खाद्य सुरक्षा में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो फूड इरेडिएशन से क्या हुआ, एक क्या हुआ आपका, पैथोजेंस खत्म हो गए, दूसरा क्या हो गया आपका, पेस्ट और इंसेक्ट भी खत्म हो सकते हैं, तीसरा सेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला और क्या होगा, उससे फूड जो वेस्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट इज बेटर फूड प्रिजर्वेटिव देन द शुगर बिकॉज ऑफ, मतलब हम देख रहे हैं कि हजारों सालों से, है ना, मतलब इसको हजारों सालों से बस नहीं कहेंगे, कि जब से सभ्यताओं का जन्म हुआ है, तब से जो सबसे प्राइमरी जो फूड प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं, वो सॉल्ट और शुगर ही यूज किए गए हैं। मेडाइवल हिस्ट्री में यदि आप जाएंगे तो सॉल्ट और शुगर सबसे ज़्यादा यूज किए जा रहे थे, ठीक है। वाइकिंग्स की हिस्ट्री यदि आप पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, किसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, यदि आप वाइकिंग्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वाइकिंग्स की हिस्ट्री में भी सॉल्ट और शुगर का ही सबसे ज़्यादा क्या है, यूज किया गया है, ठीक है, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पर है, आयोग के द्वारा किया गया है, कि सॉल्ट ज़्यादा बेहतर फूड प्रिजर्वेटिव है एज कम्पेयर टू द शुगर, क्यों, चीनी की तुलना में नमक बेहतर प्रिजर्वेटिव की तरह क्यों काम करता है। पहला है, हैज लोअर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसकी प्रिजर्वेशन क्वालिटी में, प्रिजर्वेशन इफेक्ट में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटर, ठीक है, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटर, ये कोई तरीका नहीं है ना, क्योंकि इस प्रकार का कोई इसमें मेथड आज तक काम नहीं किया। दूसरा, रिड्यूसेस पीएच, पीएच का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। राइट आंसर क्या है, लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ फूड बाई लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, सॉल्ट बेहतर तरीके से लोअर करता है एज कम्पेयर टू द
शुगर, ठीक है। अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स है ना, ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इनको हम क्लास 1 प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स कब आए? ये प्रिजर्वेटिव्स तब आए जब तक कि केमिस्ट्री की फील्ड में है ना, फूड केमिस्ट्री की फील्ड में कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और जो मॉडर्न फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं वो विकसित नहीं हुए थे। तो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ही एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे थे। तो इस प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिनका हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज कर रहे थे, उनको क्लास 1 प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, और वाइस वर्सा कि विच वन ऑफ दीज इज अ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। तो पता होना चाहिए क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में क्या है भाई। कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl हमारा, शुगर या ग्लूकोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, स्पाइसेस हो गए, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, हनी हो गया, एडिबल वेजिटेबल ऑयल हो गया। ये सामान्यतः क्या है, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, जो कि बिफोर द मॉडर्न फूड प्रिजर्वेटिव ये क्या हो रहे थे, यूज हो रहे थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो यहाँ पे आगे हम, अब आता है शुगर और सॉल्ट प्रिजर्वेटिव को लेकर के हम बात कर रहे थे, ये बेहतर क्यों है। तो हमने कहा कि भाई जो सॉल्ट है, इट लोवर्स द वेपर प्रेशर मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू दी sugar, ठीक है। तो sugar and salt are known as a class 1 preservative when used in high concentration it binds water and makes it availability low for microorganisms, ठीक है। ये और भी कैसे काम करते हैं, एक तरीका क्या काम करने का, तो ये वाटर वेपर क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे वाटर अवेलेबल नहीं होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ठीक है। असली ग्रोथ भाई, ग्रोथ कब होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कब होगी, जब उसके लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल हो जाएंगी। किसी भी चीज के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल क्या होती है, मैं तुम्हारे लिए बात करूं, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, यही तो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यही चाहिए। तो यदि उनमें से कोई चीज हम मिसिंग कर दें तो मर जाएगा। आपके लिए पानी हम नहीं दे, आप ही मर जाओगे, उसको पानी नहीं दे वो मर जाएगा। वही बात यहाँ पर भी हो रही है। अब ये कितना होना चाहिए आइडियल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, किसी दूसरी PSC में पूछा जा चुका है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं आपको बस यहाँ कवर करवा दे रहा हूँ कि एक अचार में नमक डालते हो, अचार में कितनी आइडियल क्वांटिटी होनी चाहिए नमक की। तो पिकल्स में आइडियल क्वांटिटी नमक की कितनी बताई गई है, 15%। काय के लिए, टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अचार में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए नमक की, 15% होनी चाहिए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सॉल्यूशंस कंटेनिंग 15 से 20% सॉल्ट, पिकल में कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 15% होना चाहिए टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यदि उससे कम अचार होता है तो आपका अचार खराब हो जाता है। क्यों खराब हो गया, क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पानी मिल गया। क्यों पानी मिल गया, क्योंकि नमक कम था तो उसने पूरे वाटर को बाइंड नहीं कर पाया, और इससे आपका फूड प्रोडक्ट क्या होगा, स्पॉइल हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 38th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1986, ठीक है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1986 कम्स अंडर, है ना, ये किसके तहत काम कर रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, है ना, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 है, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 ये रहा, ये आपके इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे। फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, किसके तहत, कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली मंत्रालय क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उसमें डिपार्टमेंट कौन सा हो जाता है, उसमें डिपार्टमेंट हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत ये क्या है, काम कर रहा है। BIS कब लाया गया था, 1986 में, ये कानून है, ठीक है। इस कानून के तहत एक संस्था बनाएगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के तहत एक संस्था बनाई गई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये जो कानून है ये लागू हुआ था 23 नवंबर 1986 दिसंबर 1986 से, कब से, 23 दिसंबर 1986 से ये कानून क्या है, लागू हुआ था। इट इज अ नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी, है ना, क्या है, एक यह देश की एक राष्ट्रीय स्तर की क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन की संस्था है, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज
मार्किंग एक्टिविटीज और क्वालिटी सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन का मतलब कि जो आपको अलग अलग क्वालिटी वो दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं क्वालिटी को लेकर के, है ना, और प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, है ना, एग मार्क्स वगैरह बांटे जा रहे हैं, इन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। मार्किंग को कंट्रोल करता है, स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोल करता है, आपके फूड प्रोडक्ट में क्या लिखा होना चाहिए, क्या नहीं लिखा होना चाहिए, इसको भी लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके कार्य दायरे क्या है, थोड़ा विस्तृत हैं। ठीक है, जैसे क्या कार्य दायरे हो गए, और ये सिर्फ फूड प्रोडक्ट के सेक्टर में काम नहीं करते हैं, जितना भी मार्किंग का सेक्टर है, ग्रेडिंग का सेक्टर है, सर्टिफिकेशन का सेक्टर है, सब के लिए काम करते हैं, फूड के अलावा भी। तो स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन, इंटरनेशनल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग, लेबोरेटरी सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज, इन सब के लिए क्या है, काम करते हैं। ठीक है, अगला, एफएसएसआई हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, नॉर्मल क्वेश्चन है, हमने कल की क्लास में भी इसको डिस्कस किया हुआ था। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, है ना, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में एफडीए भवन में। नाम क्या है भवन का, एफडीए भवन, फिरोज शाह कोटला रोड में। कहाँ पर है, फिरोज शाह कोटला रोड, एफडीए भवन, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। बाकी इसके बारे में हमने कल ही बातें की हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आज का, है ना, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, वो कहता है कि द डेट विच सिग्निफाइज द एंड ऑफ द एस्टिमेट पीरियड अंडर एनी स्टेटेड स्टोरेज कंडीशन आफ्टर विच द फूड सेल नॉट बी सोल्ड मीन्स। ठीक है, कि आप एक फूड प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, उस फूड प्रोडक्ट में लिखा होता है कि इस तारीख के बाद आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें कंडीशन बताई होती है कि उस फूड प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर करना है, फ्रिज में स्टोर करना है ना, बिलो दिस टेम्परेचर स्टोर करना है, अथवा रूम टेम्परेचर में स्टोर करना है ना। उसमें कई सारी स्टोरेज कंडीशन दी होती हैं। उस स्टोरेज कंडीशन में रखने के बावजूद एक डेट दी होती है कि इस डेट के बाद आप इसका कंजम्पशन नहीं करेंगे। वो डेट को क्या बोलते हैं, है ना, उस डेट को बोला जाता है एक्सपायरी डेट। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपायरी डेट। अब ये जो एक्सपायरी डेट जिसको आप बोलते हैं, उसको मेंशन करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है, लिखा होता है फूड प्रोडक्ट में, यूज बेस्ट बिफोर, है ना, यूज बेस्ट बिफोर। अब यूज बेस्ट बिफोर में कई तरीके से मेंशन किया जाता है। एक तरीका होता है यूज बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, तो एक मंथ में लिखा होगा, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, है ना, इस प्रकार से लिखा होगा। तो यूज बेस्ट बिफोर 6 मंथ एक तरीका ये मेंशन किया जाता है। दूसरा तरीका मेंशन किया जाता है, कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके से समझो, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि एक फूड प्रोडक्ट है, यदि तुम उसका पैकेट ओपन नहीं करो तो 6 महीने चलेगा। यदि तुम उसको पैकेट ओपन नहीं करो तो वो 6 महीने चलेगा। लेकिन यदि तुमने एक बार पैकेट ओपन कर दिया तो उसको 1 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जैसे मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के साथ सामान्यतः ऐसा होता है, डेयरी प्रोडक्ट के साथ सामान्यतः ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या लिखा रहेगा, एक तो तरीका क्या होगा, यूज बेस्ट बिफोर 6 मंथ, दूसरा तरीका होगा यूज बेस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ 1 मंथ, ओपनिंग आफ्टर 1 मंथ। क्या है, ठीक है, क्या लिखा होगा, ओपनिंग आफ्टर 1 मंथ, मतलब पैकेज की ओपन करने के 1 माह के अंदर यूज करना होगा। लेकिन इन सब तरीकों का सामान्य मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट बिफोर का मतलब क्या हुआ, बेस्ट बिफोर मींस द डेट विच सिग्निफाइज द एंड ऑफ द पीरियड अंडर एनी स्टेटेड स्टोरेज कंडीशंस ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट सेल रिमेन फुल्ली मार्केटेबल, सेल रिटेन स्पेसिफिक क्वालिटीज, है ना। बेस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, बेस्ट बिफोर की तारीख के पहले का मतलब क्या होता है, बेस्ट बिफोर की तारीख के पहले का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, कंज्यूमेबल है, खाने योग्य है, मार्केट में ले जाने योग्य है, बेचने योग्य है, कंज्यूमर को देने योग्य है। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है, दूसरी एक तारीख होती है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब बना। ठीक है, यदि आज प्रोडक्ट बना है तो आज की डेट डली रहेगी। दूसरा होता है डेट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, मींस द डेट ऑन विच द फूड इज प्लेस्ड इन द इमीडिएट कंटेनर इन विच इट विल बी अल्टीमेटली सोल्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और पैकेजिंग डेट अलग अलग होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का सामान्य सा मतलब कि आज प्रोडक्ट बना है, और पैकेजिंग डेट का मतलब होता है, और आज प्रोडक्ट बना तो तारीख रख लेते हैं, समझ लो 17/6/2025। और पैकेजिंग डेट क्या हो सकती है कि भाई हो सकता है कल ये क्या हो जाए, पैकेज में आए, पैकेजिंग में आए और सप्लाई के लिए तैयार हो जाए। तो ये हो सकता है कल तैयार होगा, तो क्या हो सकती है डेट, 18/6/2025। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ पैकेजिंग डिफर कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन एक मार्क पे ही था, पीछे हमने देखा कि एक मार्क पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। ये एक मार्क पे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहा,
ये 41st क्वेश्चन, ठीक है। एग मार्क शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, तो अब उसमें वापस से हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन मेंबर इन द कंपोजिशन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, कितनी महिलाएं होनी चाहिए जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट के तहत एक वो बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है, उसमें अपेक्स बॉडी बनी है, उसमें कितनी महिलाएं होनी चाहिए? टोटल जो सदस्य संख्या बताई गई वो कितनी बताई गई? 22 बताई गई है। उस 22 में से महिलाएं कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। 7 महिलाएं होने का मतलब क्या होता है? कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। राइट आंसर क्या है हमारा? 1/3, ठीक है। एज पर द सेक्शन 5, अच्छा 22 सदस्य होने चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? 5वें सेक्शन में, 5वीं धारा में लिखा हुआ है बात, है ना। द फूड अथॉरिटी सेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स, भाई अभी बताया भाई 22 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 1/3 सेल बी वीमेन, है ना। महिलाएं कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। और 1/3 यहाँ पे होने का मतलब कितना होता है? यदि संख्या के हिसाब से बात करें तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अपेक्स बॉडी जो रहती है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी 22 में से हमने कहा कि भाई 22 में चेयरपर्सन इंक्लूडेड है ना, चेयरपर्सन क्या है? इंक्लूडेड है। और चेयरपर्सन विल बी सेलेक्टेड बाई, है ना, यहाँ पे इलेक्टेड शब्द गलत है, सेलेक्टेड बाई। इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सिलेक्ट करती है, ठीक है। सेलेक्ट विल बी सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सामान्यतः एक आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। ये 22 सदस्यों में से 7 का महिला होना क्या है? आवश्यक है। और ये जो 22 लोग होते हैं ये सब अलग अलग सेक्टर से निकल करके आते हैं, है ना। जैसे 2 प्रतिनिधि फूड इंडस्ट्री से रहेंगे, 2 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से रहेंगे, ठीक है। 3 लोग फूड टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट के क्षेत्र से रहेंगे, 5 लोग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के से रहेंगे, लेकिन ये सब रोटेशन बेसिस पे रहेंगे, है ना। भाई यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स तो ले दे करके 35 हो रखे हैं, है ना, 34 हो रखे हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए, तो रोटेशन बेसिस पे चलता रहेगा। इसके अलावा 2 लोग फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से रहेंगे, एक व्यक्ति कहाँ से रहेगा? रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा क्या किया जाता है? फिलिंग की जाती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि द रैंक ऑफ द चेयरपर्सन, जो हमने बताया कि एक आईएएस अधिकारी होता है, वो एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अभी जो चेयरपर्सन है वो पुण्य सलिल श्रीवास्तव जी हैं, कल भी हमने बताया था। सीईओ अभी जो है वो कौन है? जी है ना, पुण्य सलिल श्रीवास्तव जी, मैडम पुण्य सलिल श्रीवास्तव हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीईओ कौन है? तो वो है कमल वर्धन राव, है ना। कौन है? कमल वर्धन राव, ये अभी क्या है? सीईओ हैं, ठीक है। 43rd क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फूड सेफ्टी बिकॉज, भाई फूड सेफ्टी या भोजन को सुरक्षित तरीके से पकाया जाना क्यों आवश्यक है, बनाया जाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, है ना। पहला क्या है? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, प्रिपेयर फूड लुक्स बेटर, भाई खाना बेहतर पकाओगे इससे खाना अच्छा दिखने लग जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है। प्रिपेयर्ड फूड टेस्ट बेटर, नहीं। नन ऑफ द एबव नहीं, है ना। राइट आंसर क्या है? फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए खाने को बेहतर तरीके से पकाया जाना क्या है? अति आवश्यक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लांट सोर्स इज ग्लूटेन डिराइव्ड, है ना। किस प्लांट सोर्स से ग्लूटेन हमको मिलता है? यहाँ पे ये एग्जैक्टली प्लांट भी नहीं है पूरा, हाँ प्लांट कह सकते हो, पौधा चलो कह लो, है ना, ठीक है। तो ये पौधा एग्जैक्टली कौन सा है? वीट है, ठीक है। कौन सा है? वीट है। ग्लूटेन क्या होता है? ये हमने हाँ पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, हमारी यूनिट 1 में हमने प्रोटीन पढ़ाया हुआ है जब, तो यूनिट 1 में प्रोटीन की क्लास में हमने ग्लूटेन प्रोटीन पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ग्लूटेन प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या सोर्स होता है, वो हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ग्लूटेन इज द मेन स्टोरेज प्रोटीन ऑफ दी व्हीट ग्रेन्स, है ना। कहाँ मिलता है? गेहूं में मिलता है। ये एक प्रोटीन है जो कहाँ मिलता है? व्हीट ग्रेन्स में पाया जाता है, ठीक है। सिमिलर सिमिलर स्टोरेज प्रोटीन एग्जिस्ट इन, है ये, इसके अलावा व्हीट के अलावा, है ना, रै बार्ले ओट्स में भी क्या है? पाया जाता है। बार्ले एग्जैक्टली आपका क्या होता है? जव, है ना, यव होता है, उसमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हीट प्रोडक्ट्स लाइक, अब वापस से यदि आप ब्रेड खाते हैं, क्रैकर्स है, फूड है, सेरेल्स है, पास्ता है ना, इन सब में सामान्यतः क्या है? व्हीट प्रोडक्ट्स चूंकि ये बन रहे हैं, तो इन सब में सामान्यतः क्या पाया जाएगा? ग्लूटेन पाया जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो गेहूं से बनी हुई है उसमें सामान्यतः क्या है? आपका ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्या? ग्लूटेन प्रोटीन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स आर एग्जांपल ऑफ, ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया था? हो सकता है उनके सिलेबस में बात हो। ये दरअसल प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 42 में 1/3 का था, ठीक है।
उसको आपको हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 43rd 44th है ना, 44th भी हो गया, हाँ ये 45th क्वेश्चन। म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। ये प्रदूषण से क्वेश्चन क्यों पूछा गया था वही लोग बेहतर तरीके से जान पाएंगे, है ना। बट अभी के लिए आंसर क्या है, तो जो सोर्स होता है वो दो प्रकार के, सोर्स के आधार पे प्रदूषण, वाटर प्रदूषण दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट होता है, एक दूसरा नॉन पॉइंट होता है ना। क्या होता है, एक पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन पॉइंट होता है। अभी हमारा आंसर क्या है, पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन, पॉल्यूशन है ना, क्या है, पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन। पॉइंट और नॉन पॉइंट क्या डिफरेंस रहता है उसको बस समझ लो। तो पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन है, बिंदु स्रोत प्रदूषण क्यों कहते हैं, पॉल्यूशन दैट कम्स फ्रॉम अ सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स, है ना। कहाँ से आता है, जो सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स से आता है, जैसे किसी फैक्ट्री से निकल रहा होगा, किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहा होगा, है ना, किसी केमिकल फैक्ट्री या प्लांट या रिफाइनरी से निकल रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं, जो किसी न किसी पाइप के माध्यम से वहां तक, ड्रेनेज के माध्यम से वहां तक पहुंच रहा होगा, ठीक है। दूसरा आता है नॉन पॉइंट, कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, जैसे समझ लो कि रन ऑफ वाटर है, रन ऑफ वाटर मतलब बहता हुआ पानी है, ढेर सारा कहीं से आ रहा है, खेतों से आ रहा है ना, रेन वाटर हो गया, है ना, तालाब के किनारे लोग जो धोबी लोग कपड़े धो रहे हैं वो हो गया। तो इस प्रकार के वालों को हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट बोलते हैं। इनको कंट्रोल करना कठिन होता है, पॉइंट को कंट्रोल करना आसान होता है क्योंकि वो ड्रेनेज या पाइप से बह रहा है, ठीक है। 46 क्वेश्चन, काली मिर्च में तीखापन के लिए उत्तरदायी कौन है। काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लैक पेपर बोलते हैं। और इसमें एक केमिकल पाया जाता है, कौन सा केमिकल पाया जाता है, पाइपेरिन। कौन सा केमिकल पाया जाता है, पाइपेरिन। पाइपेरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हॉटनेस ऑफ द ब्लैक पेपर, है ना। हॉटनेस का मतलब क्या है, कि जब आप ब्लैक पेपर खाते हैं तो आपको एक तीखा सा एहसास आता है, टेस्ट का, है ना, टेस्ट का तीखा सा एहसास आता है, गर्म फील होता है आपकी जीभ में, है ना। तो वो जो है एहसास वो किसकी वजह से है, केमिकल कंपाउंड है, कौन सा, पाइपेरिन, है ना, उसकी वजह से होता है। जो ब्लैक पेपर है उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है, पाइपर नाइग्रम, है ना, क्या होता है, पाइपर नाइग्रम, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो 47 क्वेश्चन कहता है, डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान फॉर हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, है ना। किसी प्रोडक्ट को बनाए जाने की जो प्रक्रिया है, प्लान है, योजना है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको सिंपल सा आप ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट कह सकते हैं ना, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट कह सकते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, अभी हम इस क्लास तक नहीं पहुंचे हमारे उसमें लेक्चर सीरीज में, बट हम पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट कहते हैं, ठीक, प्लान बनाए जाने की एक प्रक्रिया। अगला है द सिलेक्शन कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ द एफएससीआई, ठीक है। हमने पीछे बात करी, कितने लोग होंगे, 22 लोग होंगे, 22 में से किसका, चेयरमैन आदि का सबका सिलेक्शन ही हो रहा है। तो जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसको कौन लीड करेगा, सिलेक्शन कमेटी विल लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। और चेयरमैन जो होगा वो किस स्तर का अधिकारी है, सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी है। और उसका चयन कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी उसका चयन करेगा, जो कि कमेटी का क्या है, मेंबर है, चेयरपर्सन, एग्जैक्टली क्या है, चेयरपर्सन है। तो हमने देखा कि वो जो सिलेक्शन कमेटी है उसका चेयरपर्सन कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न विद एफएससीआई उसका कन्वीनर होगा। तो एफएससीआई से कंसर्न मिनिस्ट्री जो है हमारी, है ना, उसका जो सेक्रेटरी है वो इसका एक कन्वीनर बन जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग और हो जाएंगे अलग अलग सेक्टर से, बट हमारे लिए काम की बस चीज क्या है, चेयरपर्सन कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, ठीक है। जो सेलेक्ट करेगा किसको, एफएससीआई के चेयरमैन को, जो कि सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द मीट स्पॉइलेज इज, कोई मीट, कोई मांस खराब हो गया है या नहीं हुआ है, इसको पता करने का सबसे आसान माध्यम क्या है। कई सारी तरीके हो सकते हैं, हम अभी ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से यदि हम जाएं तो ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे आसान माध्यम माना गया वो क्या माना गया है, स्लिमी कोटिंग ऑन द सरफेस। क्या होता है, जब कई दिन पुराना मांस हो जाता है, मतलब मैं खाता नहीं हूं लेकिन मुझे देखा हुआ है, पता हुआ है, कभी आप भी देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि कई दिन पुराना जो मांस हो जाता है और जब वो स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है। दैट लेयर इज द साइन ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ द मीट। वो जो लेयर है वही हमारे मांस के खराब होने का सबसे बड़ा क्या है, साइन है, बिना खाए, बिना टच किए, बिना कुछ किए।
कैसे पता करोगे? तो लेयर आपको दिख जाएगी। इसके अलावा इस स्लिमी कोटिंग ऑन दी सरफेस, इस आइडेंटिफिकेशन के अलावा भी और तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका मीट खराब हो गया। जैसे सरफेस टेक्सचर वो हमने देख लिया, वही हो गया। इसके अलावा ऑर्डर, गंध आ जाएगी उसमें से, टेस्ट खराब हो जाएगा, मोल्ड ग्रोथ हो जाएगी, है ना। मोल्ड ग्रोथ मतलब वहां पे फंगस लग जाएगा। इसके अलावा फैट का डिकम्पोजिशन आपको दिखने लग जाएगा। तो और भी कई तरीके हैं, बट यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी, स्लिमी कोटिंग ऑन दी सरफेस, एक पतली लेयर बन जाती है सरफेस पे। आखिरी क्वेश्चन आज का, विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द होल मिल्क इज नॉट अवेलेबल इन द मिल्क पाउडर? निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रेंट मिल्क पाउडर में अवेलेबल नहीं होगा? प्रोटीन, फैट, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, राइट आंसर क्या है? विटामिन। क्यों अवेलेबल नहीं होगा? कि जब तुम मिल्क को हीट करोगे मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस जब जाएगा तो विटामिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, और विटामिन ब्रेक डाउन होकर के अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए वो यूज करने के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, while protein, fat and carbohydrate remain largely remain intact, but heat sensitive constituent like vitamins, for example विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आदि, ये सब हीट सेंसिटिव हैं। मतलब जैसे ही तुमने हीट बढ़ाया ये क्या हो गए? ब्रेक डाउन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के दौरान। इसीलिए इसीलिए क्या है, ये मिल्क पाउडर में विटामिन नहीं पाए जाएंगे। लेकिन प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये भी हीट के साथ ब्रेक डाउन होंगे, लेकिन ये हीट सेंसिटिव नहीं है। हीट सेंसिटिव नहीं होने का मतलब है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और फुदक के टूट गए, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? हीट के साथ थोड़ा सा लंबे समय तक बियर कर सकते हैं, लेकिन विटामिन बियर नहीं कर पाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हमारा? सी विटामिन। ये हमारी आज की क्या है? क्लास थी। आप में से यहाँ तक जो लोग पहुँच पाए हैं वो लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लेक्चर्स आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे यहाँ पर यूट्यूब में। आज की इस क्लास को हम यहाँ पर बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।